जरा इस मंजर का तस्वर करें। रात के कोई 1:20 का वक्त है। गहरी रात। हाँ, हर तरफ बिल्कुल गहरी खामोशी है। लेकिन एक घर के अंदर अचानक एक तूफान आ जाता है। एक 60 साला शख्स जो इस खानदान का सरबराह है, वो अचानक अपने सीने को जोर से पकड़ लेता है। ये वाकई इंतहाई खौफनाक लम्हा होता है। बिल्कुल। उसके चेहरे पर शदीद खौफतारी है। सर्दियों की रात होने के बावजूद माथे पर पसीना आ रहा है और वो बुरी तरह हाँप रहा है। अब घर वाले जाहिर है घबराहट में उसे महज गैस या बदहजमी का दर्द समझकर तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत आम बात है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो शख्स बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि उसका सीना जैसे अंदर से फट रहा है। आज की इस नशिस्त में ना हमारा मकसद अस्पताल के अंदर की उन पेचीदा मशीनों या डॉक्टरों के राउंड्स का मंजर बयान करना हरगिज नहीं है। सही। हम इससे कहीं ज्यादा अहम, खतरनाक और फैसलाकुन सफर का गहरा तज्जिया करने जा रहे हैं। वो सफर जो इस मरीज के घर के दरवाजे से शुरू होकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे तक तय होता है। हम ये समझेंगे कि ये दरमियानी रास्ता जिंदगी और मौत का फैसला कैसे करता है। देखें, ये दरमियानी रास्ता ही दरअसल वो मकाम है जहाँ दुनिया भर में किसी भी सेहत के निज़ाम को परखा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि इस वक्त क्या रद्द अमल दिया जाए। तिब्बी नुक्ता नजर से उस वक्त उस शख्स के जिस्म के अंदर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी होती है। लेकिन चूंकि घर वालों के पास कोई तिब्बी तरबियत नहीं होती ना, तो वो इस खामोश तबाही को पहचानने से कासिर रहते हैं। ये चंद मिनट किस तरह एक पूरे खानदान की तकदीर बदल सकते हैं, उसे समझे बगैर हम सेहत की सहूलतों पर बात नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। खास तौर पर जब हम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं, जहाँ एक आम शहरी के पास हंगामी तिब्बी इमदाद यानी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज या EMS तक रसाई ना होने के बराबर है, तो इस बेबसी का अंदाजा लगाना इंतहाई तकलीफदेह है। तो चले इस सूरत हाल की तहों को जरा खोलते हैं। जब एक आम खानदान के पास रात के इस पहर कोई सरकारी एम्बुलेंस नंबर काम नहीं कर रहा होता या कोई मदद मौजूद नहीं होती, तो वो क्या फैसला करते हैं? वो जाहिर है अपनी जाती गाड़ी की तरफ भागते हैं। बिल्कुल। मरीज को सहारा देकर पिछली सीट पर लौटाया जाता है। अब जरा इस गाड़ी वाले मंजर को जहन में लाएं। रात की तारीख सड़कें, आम आजाद कश्मीर के खतरनाक पहाड़ी रास्ते हों या पाकिस्तान के किसी गुंजान आबाद शहर की टूटी हुई सड़कें। बिल्कुल, जहाँ कदम कदम पर गड़े हैं। हाँ, और एक गाड़ी जिसमें खानदान अपनी सबसे कीमती जान को बचाने के लिए उसे अंधाधुंध दौड़ा रहा है। मतलब ये कितनी बड़ी बेबसी है। रास्ते में मरीज की हालत मजीद बिगड़ती है और वो अचानक खामोश होकर बेहोश हो जाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी तिब्बी हकीकत को समझना जरूरी है। इस तेज रफ्तार गाड़ी की पिछली सीट पर दरअसल एक बहुत बड़ा सानेहा जन्म ले रहा होता है। अच्छा जी, आमतौर पर लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक ही चीज समझते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हार्ट अटैक को आप दिल का प्लम्बिंग का मसला समझ सकते हैं, यानी दिल को खून फराहम करने वाली नालियों में रुकावट आ गई है। तो प्लम्बिंग बंद हो गई है, लेकिन दिल धड़क रहा होता है। बिल्कुल, दिल अभी धड़क रहा है, मरीज होश में होता है, उसे शदीद दर्द हो रहा होता है। लेकिन अगर इस हार्ट अटैक को फौरी तौर पर ना रोका जाए तो ये दिल के बरकी निजाम यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को तबाह कर देता है और तब होता है कार्डियक अरेस्ट, यानी दिल का धड़कना मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना। जी हाँ। तो इसका मतलब है कि जब गाड़ी रास्ते में होती है और मरीज अचानक खामोश होकर बेहोश हो जाता है, तो वो सो नहीं रहा होता, मतलब उसका दिल रुक चुका होता है। बताती है कि ऑक्सीजन के बगैर हमारा दिमाग सिर्फ 4 से 6 मिनट तक जिंदा रह सकता है। सिर्फ 4 से 6 मिनट? बिल्कुल। उसके बाद दिमाग के खुलिये यानी ब्रेन सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। और ये बात याद रखने वाली है कि दिमाग के खुलिये एक बार मर जाएं तो वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकते। यानी मौत की असल वजह वो बीमारी कम और वो बेबसी ज्यादा है जो रास्ते में इब्तिदाई इमदाद ना मिलने की सूरत में सामने आती है। मैं इस बारे में सोच रही थी और ये मुझे ऐसा लगा जैसे किसी को एक तूफानी समंदर के बीचों बीच धकेल दिया जाए और उसे बचाने के लिए लाइफ जैकेट देने के बजाय महज एक लकड़ी का छोटा सा तख्ता पकड़ा दिया जाए। ये बहुत जबरदस्त मिसाल है। मतलब क्या सिर्फ एक जाती गाड़ी का होना जिंदगी बचाने के लिए काफी है? खास तौर पर तब जब इस गाड़ी में बैठे किसी भी शख्स को ये मालूम ही ना हो कि अस्पताल तक पहुँचने के इन 15-20 मिनटों में उस मरीज की सांसें कैसे बहाल रखनी है। देखिए, ये लकड़ी के तख्ते वाली बात सूरत हाल की बेहतरीन नक्काशी करती है। वो तख्ता कुछ देर का सहारा तो है, लेकिन वो आपको तूफान से निकाल नहीं सकता। जब एक शख्स कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है तो गाड़ी कितनी भी तेज चल रही हो, उसके जिस्म के अंदर का वक्त रुक चुका है। 15 मिनट का रास्ता एक पूरी जिंदगी के जाया होने के लिए काफी है। जब तक दिल को बाहर से दबाकर खून पंप करने का अमल, जिसे हम CPR कहते हैं, वो शुरू ना किया जाए, अस्पताल की शानदार इमारत तक पहुंचने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तब दिमाग मर चुका होता है। बिल्कुल, दिमाग मर चुका होता है। लेकिन एक आम आदमी ये दलील दे सकता है कि देखें, हमारे यहाँ सड़कों का हाल बहुत बुरा है। अगर हम पाकिस्तान के बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ ट्रैफिक जैम इतने शदीद होते हैं कि कोई रास्ता नहीं देता। ये तो एक तल्ख हकीकत है। और अगर हम आजाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ के पहाड़ी रास्ते, मुश्किल चढ़ाइयाँ, अस्पताल वैसे ही घंटों की मुसाफत पर होते हैं। तो एक आम इंसान सोचेगा कि एक बड़ी भारी भरकम एम्बुलेंस का इंतजार करने से बेहतर है कि मैं अपनी छोटी गाड़ी में गलियों मोहल्लों से शॉर्टकट लेकर जल्दी अस्पताल पहुंच जाऊं। एम्बुलेंस भी तो आखिर उसी ट्रैफिक में फंसेगी ना। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये सोच बहुत आम है, लेकिन इस दलील में एक बहुत बड़ी
मंतकी खामी है जिसका ताल्लुक एम्बुलेंस के बारे में हमारी उमूमी सोच से है। वो कैसे? लोग एम्बुलेंस को महज एक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी या समझ लें एक टैक्सी समझते हैं जिसकी छत पर लाल बत्ती लगी होती है। हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा ही तस्वुर है। लेकिन एक जदीद इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की एम्बुलेंस कोई सवारी नहीं है, वो पहियों पर चलता हुआ एक मोबाइल आईसीयू है। जब वो एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर पहुंचती है तो दरअसल हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड आपके घर पहुंच चुका होता है। अच्छा, इसको थोड़ा और आसान करते हैं। मतलब ये क्या अस्पताल पहुंचने की जो दौड़ है वो खत्म हो जाती है? काफी हद तक, हाँ। इसे तिब्बी जुबान में प्री हॉस्पिटल केयर कहते हैं, यानी अस्पताल से पहले की देखभाल। जब तरबियत याफ्ता अमला घर पहुंचता है तो उनका पहला मकसद मरीज को गाड़ी में डालकर भगाना नहीं होता। तो वो क्या करते हैं? वो मरीज को वहीं फर्श पर या बेड पर मॉनिटर से लगाते हैं, उसकी ईसीजी करते हैं। अगर मरीज कार्डियक अरेस्ट में है तो वो फौरी तौर पर सीपीआर शुरू कर देते हैं, उसे ऑक्सीजन देते हैं, अद्वियात देना शुरू करते हैं। वो ट्रैफिक में फंस भी जाएं तब भी उनके पास वो तमाम आलात मौजूद होते हैं जो मरीज के दिल और दिमाग को जिंदा रख सकें। मतलब अस्पताल का सारा काम रास्ते में ही शुरू हो जाता है? बिल्कुल। जाती गाड़ी में आप भले ही 10 मिनट में अस्पताल पहुंच जाएं, लेकिन इन 10 मिनटों में मरीज का दिमाग ऑक्सीजन न मिलने से खत्म हो चुका होता है। वाकई? अच्छा, यहाँ मुझे ना फिल्मों का एक सीन याद आ रहा है जो तकरीबन हम सब ने ही कई बार देखा है। अस्पताल का मंजर होता है, दिल की धड़कन दिखाने वाली मशीन पर एकदम सीधी लकीर आ जाती है और एक लंबी बीप की आवाज गूंजती है। जी, वो फ्लैट लाइन वाला मशहूर सीन। हाँ, फिर डॉक्टर भागता हुआ आता है, 2 पैडल्स को आपस में रगड़ता है, चिल्लाता है क्लियर, और मरीज के सीने पर बिजली का झटका देता है जिससे वो सीधी लकीर दोबारा ऊपर नीचे होने लगती है और दिल धड़कना शुरू कर देता है। तो क्या ईएमएस की एम्बुलेंस में भी बिल्कुल ऐसे ही मुर्दा दिल को जिंदा किया जाता है? देखें, यहाँ एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी को दूर करना इंतहाई जरूरी है। फिल्मों ने इस अमल को जितना ड्रामेटिक बनाया है ना, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अच्छा, वाकई? जी, जिस मशीन का आपने जिक्र किया उसे डिफिब्रिलेटर कहते हैं, और तिब्बी हकीकत यह है कि डिफिब्रिलेटर कभी भी रुके हुए दिल यानी उस सीधी लकीर को दोबारा शुरू नहीं कर सकता। अगर मॉनिटर पर सीधी लकीर आ चुकी है तो झटका देने का कोई फायदा नहीं होता। 1 मिनट रुकिए, ये तो एक बिल्कुल नई बात है। अगर वो रुके हुए दिल को नहीं चलाता तो फिर उस मशीन का और बिजली के इस झटके का आखिर मकसद क्या है? इसको समझने के लिए हमें दिल के बरकी निजाम को देखना होगा। जब हार्ट अटैक होता है तो अक्सर दिल मुकम्मल तौर पर रुकने से पहले एक इंतहाई बेहंगम और अफरा तफरी की हालत में चला जाता है। मतलब कांपने लगता है? बिल्कुल, दिल कांपने लगता है, जैसे किसी जेली के प्याले को हिला दिया जाए। इस कांपने को तिब्बी जबान में फेब्रिलेशन कहते हैं। इस हालत में दिल धड़क तो रहा होता है लेकिन वो खून को पंप करने के काबिल नहीं रहता। डिफिब्रिलेटर का बिजली का झटका दरअसल दिल को शुरू नहीं करता, बल्कि वो इस बेहंगम धड़कन को एक लम्हे के लिए मुकम्मल तौर पर रोक देता है। ओह अच्छा, यानी वो दिल को रीबूट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने किसी हैंग हुए कंप्यूटर का स्विच ऑफ करके उसे दोबारा ऑन करते हैं। जबरदस्त, ये बेहतरीन तशबीह है। डिफिब्रिलेटर उस खराब इलेक्ट्रिकल सर्किट को 1 सेकंड के लिए बंद कर देता है, इस उम्मीद पर कि दिल का अपना कुदरती पेसमेकर दोबारा से एक नॉर्मल और मुनज़्ज़म धड़कन शुरू कर देगा। और ये सारा अमल वक्त का मोहताज है। अगर दिल फिब्रिलेशन की हालत में है और इसे चंद मिनटों के अंदर झटका ना दिया जाए तो वो थक कर मुकम्मल तौर पर रुक जाता है और फिर वो सीधी लकीर आ जाती है। इसीलिए एम्बुलेंस के अमले के पास डिफिब्रिलेटर का होना और इसे बरवक्त इस्तेमाल करना जिंदगी और मौत का फैसला करता है। ये तो वाकई हैरानकुन है। तो अब अगर हम इस सारी गुफ्तगू को एक मुनज़्ज़म शक्ल दें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंसान को मौत के मुंह से निकालने का एक बाकायदा फार्मूला मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। तिब्बी दुनिया में इस फार्मूले को चेन ऑफ सर्वाइवल या बका की जंजीर कहा जाता है और इसकी चंद इंतहाई अहम कड़ियां हैं। वो कड़ियां कौन सी हैं? पहली कड़ी है मसले को फौरन पहचानना और इमरजेंसी सर्विस को कॉल करना। दूसरी कड़ी है बगैर कोई लम्हा जाया किए सीपीआर शुरू करना। तीसरी कड़ी है डिफिब्रिलेशन, यानी अगर दिल कांप रहा है तो उसे मशीन से फौरी झटका देना। और चौथी कड़ी है एम्बुलेंस में दी जाने वाली एडवांस्ड केयर और अस्पताल का इलाज। और जाहिर है अगर उस जंजीर की एक कड़ी भी टूट जाए तो सब बेकार है। जंजीर का असूल ही यही है कि वो अपनी सबसे कमजोर कड़ी जितनी ही मजबूत होती है। अगर किसी ने फौरन इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर ली यानी पहली कड़ी मुकम्मल कर ली, सही, लेकिन एम्बुलेंस के आने तक किसी ने सीपीआर नहीं किया तो दूसरी कड़ी गायब हो गई। तो जब एम्बुलेंस पहुंचेगी दिमाग मर चुका होगा। और अगर आप सीपीआर कर रहे हैं लेकिन इलाके में कोई इमरजेंसी सर्विस ही मौजूद नहीं जो डिफिब्रिलेटर ला सके, तब भी मरीज नहीं बचेगा। और यहाँ से हम इस मसले के सबसे चुभते हुए और तल्ख पहलू की तरफ आते हैं। जब हम इस दूसरी कहानी की कामयाबी देखते हैं जहाँ अमला आता है, सीपीआर करता है, झटका देता है और मरीज जिंदा अस्पताल पहुंच जाता है, तो जहन में ये सवाल चीख चीख कर उठता है कि आखिर ये सहूलत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के गली कूचों में क्यों मौजूद नहीं है। एक आम इंसान, ये मिडिल क्लास घराने जो सुबह से लेकर रात तक बिजली के बिलों, पेट्रोल और रोजमर्रा की चीजों पर बेतहाशा टैक्स अदा करते हैं, उनके पास इस बुनियादी सहूलत तक रसाई क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब निजाम की तरजीहात में छुपा है। हमारे पास जो ज़राए हैं वो वाजे करते हैं कि ये किसी एक अस्पताल या किसी एक डॉक्टर की गफलत का मसला नहीं है।
ये एक मुकम्मल इदारा जाती और रियासती नाकामी है। बिल्कुल। हम अरबों रुपए के बजट से अस्पतालों की शानदार इमारतें तो खड़ी कर लेते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें दरामद कर लेते हैं, लेकिन इन इमारतों तक मरीज को जिंदा हालत में पहुंचाने वाले पुल पर यानी ईएमएस पर कोई सरमायाकारी नहीं करता। कोई सोचता ही नहीं इस बारे में। वजूद नहीं है तो अस्पताल के अंदर बैठा हुआ बेहतरीन सर्जन भी कुछ नहीं कर सकता। मैं इसकी एक मिसाल देती हूँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक शख्स सारी उम्र अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा देकर एक बहुत महंगी लाइफ इंश्योरेंस की किस्त भरता रहे। सही। वो ये सोचकर इत्मीनान में रहे कि मुसीबत के वक्त ये इंश्योरेंस काम आएगी, लेकिन जिस रात वाकई कोई खौफनाक हादसा हो जाए, वो मदद के लिए जाए तो पता चले कि इस इंश्योरेंस कंपनी का तो कोई वजूद ही नहीं है, दफ्तर की जगह खाली मैदान पड़ा है। हम बतौर टैक्स दहंदा बिल्कुल यही कर रहे हैं। बहुत गहरी बात है। हम अक्सर अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ के अमले से उलझते हैं, डॉक्टरों पर गुस्सा निकालते हैं कि उन्होंने हमारे मरीज को क्यों नहीं बचाया। लेकिन मुझे बताएं, क्या असल में हमें उस सिस्टम से नहीं लड़ना चाहिए जो हमें वक्त पर वहाँ पहुँचने ही नहीं देता? ये एक इंतहाई अहम तनकीदी पहलू है। गुस्सा और दुख अपनी जगह बिल्कुल जायज और फितरी है, लेकिन इस गुस्से का रुख अक्सर गलत सिमत में होता है। हाँ। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ करना या शीशे तोड़ना, जो कि अक्सर देखने में आता है, ये इस मसले का हल नहीं है। डॉक्टर तभी इलाज कर सकता है जब उसके पास मरीज के जिस्म में जान बाकी हो। असल मुजरिम वो निजाम है जिसने अस्पताल पहुंचने से पहले की देखभाल को नजरअंदाज किया हुआ है। बिल्कुल। और देखें, ये सिर्फ आम आदमी का मसला नहीं है। जब कोई सिस्टम फेल होता है ना, तो उसके नताइज हर तबके को भुगतना पड़ते हैं। ये बात बहुत वजन रखती है, क्योंकि वक्त की ताखीर किसी का ओहदा या बैंक बैलेंस तो नहीं देखती। ये सूरत हाल खुद हुकूमत के वजीरा, बड़े ब्यूरोक्रेट्स और आला हुकाम के साथ भी पेश आ सकती है। जी बिल्कुल। काफले में मोबाइल आईसीयू मौजूद ना हो तो पुलिस के सायरन इस दिल की बंद नाली को नहीं खोल सकते। बिल्कुल सही कहा। मौत उससे ये नहीं पूछेगी कि आपका ग्रेड क्या है या आपका ताल्लुक किस सियासी जमात से है। कुदरत के कानून सबके लिए यकसा हैं। इंसानी फिजियोलॉजी किसी वीआईपी प्रोटोकॉल को नहीं मानती। इसलिए दुनिया भर के माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक मजबूत इमरजेंसी सिस्टम किसी एक तबके की जरूरत या शाहाना अयाशी नहीं है, बल्कि ये पूरी सोसाइटी की लाइफलाइन है। जब तक हुकूमतें आवाम की जान बचाने वाले इस बुनियादी ढांचे पर सरमायाकारी नहीं करेंगी, वो अपनी इस पहली आईनी जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रहेंगी, जो किसी भी रियासत का पहला फर्ज होता है। तो इस संगीन सूरत हाल में जब सबको मालूम है कि सिस्टम गायब है, इमरजेंसी सर्विसेज ना होने के बराबर हैं, तो एक आम शहरी क्या करे? मतलब क्या वो महज हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे और किसी मौजज़े का इंतजार करे? इस नशिस्त को सुनने वालों के जहनों में इस वक्त जो खौफ पैदा हो गया होगा, तो वो अमली तौर पर क्या कर सकते हैं? ये इस नशिस्त का सबसे तामीरी सवाल है। मायूसी फैलाना हरगिज हमारा मकसद नहीं है। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होता, आवाम को खुद को बाइख्तियार बनाना होगा। और इसका सबसे बड़ा और मौसर तरीका यह है कि हर घर में कम से कम एक फर्द को हैंड्स ओनली सीपीआर आना चाहिए। हैंड्स ओनली सीपीआर? जी हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें मरीज के मुंह से मुंह लगाकर सांस देने की भी जरूरत नहीं होती। अगर किसी के सामने कोई अचानक बेहोश होकर गिर जाए और उसकी सांस रुक जाए, तो सिर्फ इतना करना है कि अपने दोनों हाथ उसके सीने के बिल्कुल दरमियान में रखें और जोर जोर से और तेजी से दबाना शुरू करें। तो कितनी तेजी से और कितना जोर से दबाना है? क्योंकि एक आम इंसान तो यही सोचेगा ना कि कहीं मैं पसलियां ना तोड़ दूं। ये एक बहुत आम डर है। दबाने की रफ्तार तकरीबन 100 से 120 मरतबा फी मिनट होनी चाहिए। 120 मरतबा? ये तो काफी तेज है। बहुत तेज। और दबाव इतना होना चाहिए कि सीना कम से कम 2 इंच नीचे जाए। और जहां तक पसलियां टूटने के डर की बात है, हाँ, वो डर तो होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन ये एक तिब्बी हकीकत है कि सीपीआर के दौरान अक्सर पसलियां टूट जाती हैं। लेकिन हमें यहाँ अपनी तरजीहात देखनी है। मतलब एक टूटी हुई पसली के साथ जिंदा इंसान बेहतर है बनिस्बत एक ऐसी लाश के जिसकी पसलियां तो सलामत हो लेकिन दिमाग मर चुका हो। बिल्कुल सही कहा। जब आप सीने को दबाते हैं तो आप दरअसल अपने हाथों से उसके दिल को 2 हड्डियों के दरमियान निचोड़ रहे होते हैं, ताकि खून निकलकर दिमाग तक पहुंचता रहे और वो अस्पताल पहुंचने तक जिंदा रहे। ये एक इंतहाई ताकतवर अमली मशवरा है। इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ ये एक काम सीख लें तो हम इस लकड़ी के तख्ते को एक मजबूत लाइफ बोट में बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। आज के इस गहरे तज्जिये से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में हर 1 मिनट, बल्कि मैं कहूँगी हर 1 सेकंड कितना कीमती है। एक तरबियत याफ्ता ईएमएस सर्विस सिर्फ एक एम्बुलेंस गाड़ी का नाम नहीं है, ये वो पुल है जो मौत की वादी से इंसान को वापस खींच लाता है। और इसके साथ साथ ये इन परेशान हाल घर वालों की ढारस और उनके खौफ को कम करने का भी वाहिद जरिया है, जो अपने प्यारे को बेबसी से तड़पता हुआ देख रहे होते हैं। आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों और पाकिस्तान के पुरहुजूम शहरों की ज्योग्राफियाई और तस्वीराती पेचीदगियों को देखते हुए ना, इस प्री हॉस्पिटल केयर की अहमियत दरअसल सैकड़ों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस नशिस्त के इख्तिताम पर हमें एक बहुत ही बुनियादी सोच को अपने जहनों में नक्श करना होगा। वो ये कि एक जदीद एम्बुलेंस का होना या इमरजेंसी तिब्बी इमदाद का चंद मिनटों में दरवाजे पर पहुंचना कोई शाहाना अयाशी नहीं है जिसे सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन ममालिक ही अफोर्ड कर सकें। ये उस मुल्क के हर टैक्स देने वाले शहरी का बुनियादी हक है। बिल्कुल। और ये हक मांगना रियासत से कोई खैरात मांगना नहीं है।
हर बाशऊर फर्द को चाहिए कि वो इस हकीकत को समझे और सिर्फ अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स की शिकायतें करने के बजाय इस बाकायदा इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के क़याम के लिए हर सतह पर आवाज उठाए। आगाही ही तब्दीली की पहली सीढ़ी होती है। इसीलिए आज हम इस गहरे तज्जिए का इख्तिताम एक ऐसे सवाल पर कर रहे हैं जो हर शहरी को तन्हाई में खुद से पूछना चाहिए, और सिर्फ पूछना नहीं बल्कि उसका जवाब ढूंढना चाहिए। बिल्कुल। क्या वो कल अपने किसी प्यारे को किसी टूटी हुई सड़क पर गाड़ी की पिछली सीट पर बेबसी और दर्द में दम तोड़ते हुए देखना कबूल करेगा, या वो आज अभी अपने इस बुनियादी हक के लिए आवाज उठाएगा कि हर जान बचाना और हर घर तक इमरजेंसी सर्विस पहुंचाना इस रियासत की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये फैसला और इसके नताइज बहरहाल हम सबको ही भुगतने होंगे। इस गहरे तज्जिए में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी इस बारे में बात कीजिएगा। मिलते हैं अगली नशिस्त में।